हाय, सो आज हम करने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की सारी फॉर्मूलाज। ये चैप्टर अगर हम ध्यान से देखें तो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है सरफेस टेंशन, दूसरा है फ्लूइड्स एट रेस्ट एंड तीसरा है फ्लूइड्स एट मोशन। ये चैप्टर एक्चुअली काफी ज्यादा एप्लीकेशंस बेस्ड है, तो फॉर्मूलाज का अमाउंट जो है वो कम है, बट फिर भी चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहली फॉर्मूला है प्रेशर की। आपको पता होगा जो लिक्विड्स एंड गैसेस होती हैं उनके पास कुछ वो धर्म नहीं होता है, ना वॉल्यूम होती है ना शेप होता है। तो इस वजह से जब भी हम फ्लूइड से डील करते हैं तो हम हमेशा वर्ड यूज करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड। सो बेसिक फॉर्मूला है प्रेशर एक्सर्टेड इज इक्वल्स टू द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगी फ्लूइड एट रेस्ट, क्योंकि रेस्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। जैसे कि अभी इस कंटेनर में डाल दिया तो जितना सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वो डिनोमिनेटर में आएगा, जितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है दैट विल बी कॉल्ड एज प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। तो सिंपल है डेफिनेशन, अगर आप नहीं भी याद करें फॉर्मूला इजी ही है। प्रेशर इज इक्वल्स टू द फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। इसका एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी को हम पास्कल भी कहते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू दी पास्कल। बढ़ते हैं आगे। अब समझो मुझे प्रेशर फाइंड करना है वेट ऑफ द लिक्विड के जगह पे। अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं है, अभी ये एक फॉर्मूला प्रेशर की है, ये भी तो सब प्रेशर की फॉर्मूला है, बट फर्क क्या है। समझो एक मेरे पास एयर कॉलम है जिसके अंदर लिक्विड है, और मुझे लिक्विड के वजह से ही सिर्फ प्रेशर फाइंड करना है, सिर्फ लिक्विड के वेट के वजह से। समझो यहाँ पर मैं एक इमेजिनरी अपना कंटेनर कंसीडर करता हूं, एंड मुझे समझो यहाँ पर किसी हाइट h पे मुझे प्रेशर फाइंड करना है। सो देन हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाती है प्रेशर इज इक्वल्स टू दी h रो g। g क्या है? ग्रेविटी, क्योंकि मैंने कहा वेट के वजह से तो g तो आना ही चाहिए वहां पर। रो क्या है? रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जिसके अंदर है वो, एंड h क्या है? हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल्स टू दी h रो g। बढ़ते हैं और आगे। अब यहाँ पर एक ये जनरल फॉर्मूला है, स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, स्टूडेंट्स ये वाली फॉर्मूला याद रखते हैं, ओके, या तो ये वाली फॉर्मूला याद रखते हैं, दोनों ठीक है। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूलास याद हैं तो फाइन, बट ये दोनों फॉर्मूलास इसी में से डिराइव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको क्या करना है, एक जनरल केस करना है। अगले 2 मिनट एक छोटी सी डेरिवेशन करूंगा, क्योंकि जनरल चीजें याद होना थोड़ा जरूरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स। ओके, सो समझो ये है मेरी एक फ्लूइड, इसके अंदर है मेरा एक इमेजिनरी कंटेनर। यहां पर है समझो डिस्टेंस x1 डिस्टेंस पे है, ये है समझो x2 डिस्टेंस, ये यहां पर है प्रेशर P1, यहां पर है प्रेशर P2। अभी हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है समझो सरफेस पे समझो मुझे कुछ फाइंड करना है। मतलब समझो इमेजिनरी कंटेनर मेरा कुछ ऐसे है, ठीक है। अगर ऐसे है तो मेरा x1 क्या हो जाएगा? x1 देखो यहां पर कुछ डिस्टेंस था, बट अगर मैं रेफरेंस ही इस लाइन को बना दूं तो x1 क्या हो जाएगा? तो x1 हो जाएगा मेरा 0, राइट। और ये ऊपर वाली पॉइंट पे प्रेशर क्या है? तो यहां पर तो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज जो सरफेस ऑफ द लिक्विड है वो तो एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर को। सो यहां पर जो प्रेशर था P1 क्या हो जाएगा मेरा? P1 हो जाएगा P0 के बराबर, राइट। x2 क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा -h। अगर हम नीचे के डायरेक्शन में माइनस कंसीडर करें फॉर कन्वेंशन, क्योंकि हमें यहाँ पर प्लस माइनस में नहीं घुसना है ज्यादा, ओके। या फिर आप सिंपली कह सकते हो लेट अस कंसीडर द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टर्म जो भी ब्रैकेट के अंदर है। सो x2 हो गया -h, और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है P2। सो P2 क्या मिलेगा? P2 इज इक्वल्स टू दी, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 यहां से, प्लस रो G, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा H। तो देखो यही फॉर्मूला है, यानी कि अगर आपको सरफेस के अंदर प्रेशर फाइंड करना है अंदर, तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड करना पड़ेगा, और फिर जो H रो G मैंने आपको पहले बताया, H रो G देखो वेट के वजह से है, राइट। तो आपको कंपलसरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपको फाइंड करना पड़ेगा अगर आपको ओवरऑल प्रेशर फाइंड करना है तो। उसी तरीके से समझो अब मुझे अंदर नहीं जाना है लिक्विड के, मुझे इस बार लिक्विड के बाहर प्रेशर फाइंड करना है। समझो यहां से मेरा इमेजिनरी एयर कॉलम चालू हो रहा है, मुझे यहां से प्रेशर फाइंड करना है। तो डेरिवेशन का वे तो वही है, कांस्टेंट्स वही, x1 ऊपर का, x2 नीचे का, P1 ऊपर का, P2 नीचे का, ठीक है। अभी फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है P1, राइट। P1 फाइंड करना है। x2 यहां पर क्या है? x2 इस बार 0 है, क्योंकि देखो वो सरफेस पे है।
P2 इस बार क्या है, P2 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज ये एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर को। तो वापस उसी फॉर्मूला में अगर हम चलें तो अभी मुझे P1 फाइंड करना है। सो P1 क्या हो जाएगा, P1 विल बी इक्वल टू दी P2 माइनस रो जी x1 माइनस x2, रो जी x1 माइनस ऑफ x2। P2 क्या है, P2 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रो इज डेंसिटी, जी इज दिस, एंड इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं, x2 तो वैसे भी 0 है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं d। ठीक है, जितना भी डिस्टेंस ऊपर हो, यानी कि x1 जो है वो बराबर है d के। तो देखो आपको यही एक और फॉर्मूला मिल जाती है, P इज इक्वल्स टू दी P0 माइनस d जो कि डिस्टेंस है, डेंसिटी जो क्योंकि अब हवा में है हम, और g ग्रेविटी। सो इस तरीके से यहाँ पर बेसिक्स खत्म होते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट के। दैट्स इट, रेस्ट आर जस्ट एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला नहीं है। आज हम फॉर्मूलाज कर रहे हैं सब, राइट। सो बढ़ते हैं आगे। पार्ट 2 है चैप्टर का सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन आपको पता होगा, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ एट द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। कुछ ऐसा ही बड़ा बड़ा डेफिनेशन है। सो बेसिकली सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर यहाँ पर एक मैंने सरफेस है, इस पे एक इमेजिनरी लाइन बना दी, तो यहाँ पर जो फोर्स एक्ट होगा पर यूनिट लेंथ, उसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ओके, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट द राइट एंगल्स ऑन द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन। ओके, ये रट्टा मारी थी डेफिनेशन 12th के टाइम में, बट ठीक है, इस वजह से वो ऐसे समझ रहे हो आप, ऐसे कमेंट्री जैसे याद है। सो दैट इज सरफेस टेंशन। बट क्या यही एक फॉर्मूला है सरफेस टेंशन की? नहीं, हम सरफेस टेंशन को एनर्जी के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। सो सरफेस टेंशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। अभी बुक्स में हमें ऐसे गिवन है कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू द टेंशन इनटू एरिया, बट ज्यादा बेहतर वे वही है कि सरफेस टेंशन की आप फॉर्मूलाज याद रखें। तो आपको कैसे रहेगा कि सरफेस टेंशन की दो फॉर्मूलाज है, एक F/L, एक E/A। ओके, सो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला रिलेटिंग एनर्जी विद द टेंशन। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में एनर्जी गिवन है और टेंशन गिवन है तो समझ जाना यही फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल में फोर्स गिवन है और टेंशन, तो फिर फर्स्ट फॉर्मूला। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें हमारे पास कुछ ऐसे हो जाता है कि लेट T1 बी द फोर्स बिटवीन द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, T2 भी बिटवीन एयर सॉलिड, T3 बिटवीन एयर लिक्विड, ऐसे करके डेरिवेशन है। बट फॉर्मूला आज हम कर रहे हैं तो उसका फोकस यही है, सारांश फॉर्मूला का, जो कहता है cos ऑफ थीटा इज T2 माइनस T1/T3। अच्छा ठीक है, याद तो हो गया, चलो ठीक है। T2 जो इस तरफ है, T1 इस तरफ है, और डिवाइड में T3 जो ऊपर की तरफ है। बट एनालिसिस कैसे करें, तो यहाँ पर इसके 4 केसेस हैं। तो सबसे पहला केस है, अब या तो T2 बड़ा हो सकता है T1 से, या तो T2 छोटा हो सकता है T1 से, राइट। तो अगर समझो T2 बड़ा है तो आंसर आएगा मेरा पॉजिटिव में, समझ रहे हो। T2 अगर छोटा है तो आंसर आएगा नेगेटिव में। ओके, कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, कॉस पॉजिटिव होता है यहाँ पर, यानी कि एंगल मेरा कुछ ऐसा आएगा, यानी कि वो एक्यूट एंगल होगा, जैसे कि यहाँ नजर आ रहा है। कॉस नेगेटिव कहाँ होता है, यहाँ पर, यानी कि एंगल कैसा आएगा, ऑब्ट्यूस आएगा, यानी कि जैसा नीचे है डायग्राम। सो इसी तरीके से हमारे 4 केसेस हैं। समझो T2 पॉजिटिव है T1 से, T2 बड़ा है तो ऑफकोर्स बात है cos थीटा पॉजिटिव रहेगा और एंगल होगा एक्यूट। और हम प्रोवाइडेड कंसीडर करते हैं कि दोनों हमेशा T3 से छोटे रहेंगे। कोई बोलेगा क्यों भाई, ऐसे क्यों कंसीडर कर रहे हो? अगर समझो T3 हमारा बड़ा है, समझो ऊपर वैल्यू है 5, और समझो T3 छोटा है, सॉरी T3 की वैल्यू है समझो 3, तो ये आंसर तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। तो एक कंडीशन तो ये ऑब्वियस रहेगी कि T3 हमेशा बड़ा रहेगा। ओके, सेकेंड कंडीशन वही, अगर T1 बड़ा है तो ये नेगेटिव होंगे, नेगेटिव होगा तो ऑब्ट्यूस, और T3 तो ऑलवेज बड़ा ही रहेगा। थर्ड कंडीशन, दोनों सेम हो सकते हैं, तब θ1 होगा तो cos ऑफ θ1 होगा तो θ0। फोर्थ कंडीशन वही, अगर इसी का हम उल्टा कर दें, यहाँ पर जो हम ये वाली कंडीशन ले रहे थे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज cos ऑफ θ कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ओके, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आ जाता है प्रेशर डिफरेंस की 2 फॉर्मूलाज, एक होती है ड्रॉप के लिए, एक होती है सोप बबल के लिए। तो ड्रॉप के लिए Pi माइनस P0 इनर और आउटर लेयर के बीच का प्रेशर इज इक्वल्स टू दी 2T/R। बट अगर सोप बबल है तो सोप बबल में देखो 2 लेयर होते हैं, एक बाहर भी होता है, एक इनर भी होता है। सोप बबल में एक सॉर्ट ऑफ फिल्म बनती है, फिल्म। तो फिल्म के कभी भी 2 लेयर होते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो यहाँ पर है 2T/R, वहां पर है 4T/R।
उसी के बाद एक और फॉर्मूला आती है रिगार्डिंग कैपिलरी ट्यूब, कि अगर आपके पास एक ट्यूब है, एक वाटर सरफेस है, उसमें आपने कैपिलरी डिप की तो कितना वाटर राइज होगा, कितना नीचे गिरेगा। सो उसकी फॉर्मूला है RH रो जी। अगेन आप ध्यान से देखें तो H रो जी वापस रिपीट हो रहा है, बट इसको हम H रो जी लिखते हैं, प्रेशर नहीं लिखते हैं कुछ रीजंस की वजह से। सो RH रो जी अपॉन में 2 cos ऑफ थीटा, फेमस फॉर्मूला। न्यूमेरिकल्स MHT CET में इसी से एक्सपेक्टेड रहते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड सी फॉर्मूला है। ओके, बढ़ते हैं आगे। यहां पर हमारा पार्ट 2 भी होता है खत्म। ठीक है, अब फाइनली स्टार्ट करते हैं फ्लूइड्स इन मोशन। यहां से चैप्टर थोड़ा अलग दिशा में जाना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज एप्लीकेशंस पार्ट बढ़ जाता है, मैथमेटिकल अप्रोच भी बढ़ जाता है, बट फ्रॉम द न्यूमेरिकल एंड फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू चीजें आसान है। डेरिवेशन में मैं समझ रहा हूं थोड़ी चीजें बदल रही हैं, बट फाइन है। एक कॉन्सेप्ट आ जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी और रेनॉल्ड्स नंबर। देखो अभी जो भी हमने फ्लूइड्स पढ़ी थी सब स्टैटिक थी, मतलब एक बीकर ले लिया, उसके अंदर पानी डाल के रख दिया, एक पानी का ग्लास ले लिया, उसके अंदर पानी रख दिया। अभी यहाँ पर मोशन है, तो मोशन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रीमलाइन मोशन, ठीक है, जिसमें पानी एकदम कांस्टेंट धार बहती है हमारी, ठीक है। एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो मतलब जब पानी समझो घर पे एकदम 1.5 इंच की मोटर है और पानी एकदम धार में बह रहा है, एकदम कुछ शेप साइज कुछ भी नहीं, अपने हिसाब से बह रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट, मतलब इररेगुलर। स्ट्रीमलाइन मतलब अरेंज्ड, ठीक है। सो कैसे पता करें हम, कैसे हम सॉलिड्स में कंपैरिजन करते हैं किसी भी आधार पर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ डेंसिटी सॉलिड की इतनी है, सॉलिड की इतनी है। डेंसिटी नहीं समझो, मैं कहूँ यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस। स्टील का यंग्स मॉड्यूलस समझो मैं कहूँ इतना है, मैं कहूँ कॉपर का समझो यंग्स मॉड्यूलस उतना है, ठीक है। तो हम मेटल्स को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यंग्स मॉड्यूलस एंड अदर थिंग्स। लिक्विड्स को कैसे कंपेयर करें, तो लिक्विड्स के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रेनॉल्ड्स नंबर। अगर किसी चीज का रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम है मतलब वो लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो होगी, अगर उसका रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज्यादा है वो टर्बुलेंट फ्लो होगी, और बीच के प्रोसेस में देयर इज अनसर्टेनिटी बिकॉज तब मोशन चेंज हो रहा होगा स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट। ओके, सो इसकी फॉर्मूला है हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल्स टू द क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन है वेलोसिटी बियॉन्ड विच, बियॉन्ड A streamline flow becomes turbulent is called as critical velocity। जैसे हमारे पास critical velocity सैटेलाइट की होती थी कि इतना तो मिनिमम चाहिए ही, तो ये भी वही है जिसके बाद हमारा streamline से turbulent conversion स्टार्ट हो जाता है। So eta is coefficient of viscosity, d is the distance, rho is the density and vc is the vc क्या है, vc बेसिकली है critical velocity। ओके, and that's it। अगर आपको फिर ये फाइंड करना है क्रिटिकल वेलोसिटी इसमें से फाइंड करनी है तो आपको Rn और ईटा अपॉन में रो डी आपको लिखना है, बट बेहतर वही है आप एक ही फॉर्म याद करें रेनॉल्ड्स नंबर के टर्म्स में, वो ज्यादा इजी पड़ता है। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। वेलोसिटी ग्रेडियंट, अगर 2 चीजें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही हैं और खास करके नीचे का जो डिजिट है वो एक लेंथ है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ ग्रेडियंट। पिछले हफ्ते ही मैंने एक्सपेरिमेंट डाला था जिसमें हमने चेक किया था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ अ वायर इज कांस्टेंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब वो क्या था, dv बाय dl। तो उसी तरीके से वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, dv बाय dx। ग्रेडियंट में मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे डिस्टेंस ही होता है, यानी कि लेंथ होती है। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट की भी फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस x। इसी के बाद आ जाता है कोएफिशिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी, जिसमें हम पढ़ते हैं विस्कस फोर्स। व्हाट इज विस्कस फोर्स, अगर आप पानी एक कप से दूसरे कप में डालें स्मूथली जाता है, अगर आप हनी डालेंगे तो तकलीफ होती है, वो समझ में आता है कि वो टाइम लगेगा क्योंकि विस्कस फोर्सेस वहां पर ज्यादा हैं। तो वो जो विस्कस फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, और प्रोपोर्शनल है एरिया जो वहां पर लेयर्स की है। ठीक है, लिक्विड जो हमको ऐसे नजर आते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, उसमें भी एरिया होती है लेयर्स के बीच की। तो ये एरिया वो एरिया है, इसको किसी और एरिया से कंफ्यूज ना करें। ठीक है, सो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट का जन्म तभी होता है जब भी कुछ प्रोपोर्शनल हो, और प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो फिर कोएफिशिएंट का जन्म होता है। सो वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन थे, ये हटा तो यहाँ पर आ गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट विस्कोसिटी per unit velocity gradient। So this is about coefficient of viscosity। उसी तरीके से समझो आपके पास एक लिक्विड है जिसमें से आपको सॉलिड बॉल आपको फेंकना है,
तो बॉल ऑफ कोर्स बात है ड्रैग होगा, उसके ऊपर काफी फोर्सेस लगेंगे, तो वही जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। एग्जाम्पल तौर पे अगर आप हनी मधुमक्खी बोल रहा था, हनी में अगर एक बॉल फेंके और पानी में बॉल फेंके तो आप समझ रहे हो फर्क आएगा। पानी ज्यादा फोर्स ऑफर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट अलग है। ओके, सो ये प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली कोएफिशिएंट के, जो भी हमारी लिक्विड है। आर मतलब मेरे ऑब्जेक्ट का रेडियस कितना है, क्योंकि हम बॉल ही कंसीडर करते हैं, और वी ये किस वेलोसिटी से जा रहा है। सो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है कि जो कांस्टेंट आता है यहाँ पर के, वो के की वैल्यू क्या है, दैट इज 6 पाई। सो दैट इज ऑल अबाउट स्टोक्स लॉ। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के। अभी रेन ड्रॉप्स जो हैं हमारे पास गिरते हैं, काफी ऊपर से आते हैं, तो आपको पता होगा कोई भी चीज फ्री फॉल होती है अगर mg फोर्स से, तो नीचे आते आते उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, राइट, एक्सेलरेट होती जाती है। इनिशियली उसकी टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, बट नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी बहुत मैक्सिमम मतलब बढ़ते जाती है। तो अगर ऐसा है तो रेन ड्रॉप जब हमारे ऊपर गिरना चाहिए तो छेद हो जाना चाहिए शरीर में, मतलब समझ रहे हो, लोहे जैसा आना चाहिए, क्योंकि आसमान से गिर रहा है तो वेलोसिटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि एक रेन ड्रॉप गिरा तो सीधा बुलेट के जैसे अंदर जाए, मतलब चले जाना चाहिए। बट ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आ जाता है टर्मिनल वेलोसिटी का। एक हद तक वेलोसिटी बढ़ती है फिर वो टर्मिनेट हो जाती है। तो अगर वो वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है तो उसकी फॉर्मूला है v = 2/9 r² rho minus this times of eta। ओके, सो दैट्स इट। फाइन, इन टर्म्स की मैं आपको मीनिंग बताता हूं कुछ देर में। फाइन, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आ जाती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आई रिपीट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऐसी नहीं है जैसी बुक में मेंशन है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ओके, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कुछ अलग चीज है। यहां पर हम उसका एक फॉर्म यूज कर रहे हैं। यहां पर मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बता के, बट यहां पर एक हम अलग फॉर्म यूज कर रहे हैं जो कहता है एरिया और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है अगर हम दो कोई भी केसेस कंसीडर करें, यानी कि कहीं से हम पर्टिकुलर जगह से फ्लो कंसीडर करें किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हमारा कंटिन्यूटी मेंटेन होता है, ए और वी आपस में कांस्टेंट रहते हैं। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। उसी तरीके से हमारे पास है मास का फ्लक्स, वॉल्यूम का फ्लक्स। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बुक में है तो ठीक है। फ्लक्स मतलब क्या होता है, कोई कहीं से कुछ पास हो ज्यादा अमाउंट में, नॉट ज्यादा अमाउंट में बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पास हो, या कुछ भी फ्लो हो। फ्लो, बेसिकली फ्लो को ही हम फ्लक्स से रिलेट करते हैं। सो यहाँ पर ये है वॉल्यूम फ्लक्स, यहाँ पर ये है मास फ्लक्स। ओके, बढ़ते हैं आगे। बर्नौलीज इक्वेशन। अगेन बर्नौलीज इक्वेशन एक अलग लेवल इक्वेशन है, बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग फॉर्म है, जहां पर ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट, ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी का पार्ट, और ये पार्ट है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम प्रेशर से रिलेट करते हैं। बर्नौली इक्वेशन पे 1.5 घंटे का लेक्चर लिया जा सकता है, इतने ज्यादा उसके एप्लीकेशंस हैं, इतने ज्यादा उसके वेज हैं एनालिसिस के, बट यहाँ पर आपको सिंपली प्रेशर के टर्म्स में मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये सब चीजें डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको देखो लेक्चर के स्टार्ट में कहा, टुवर्ड्स द एंड एप्लीकेशन पार्ट बहुत बढ़ जाता है। ओके, सो यहाँ पर जस्ट मीनिंग बता रहा हूं। दिस पार्ट इंडिकेट्स पोटेंशियल एनर्जी, इजीली याद हो सकता है। दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द प्रेशर डिफरेंस। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, तो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है स्पीड ऑफ एफ्लक्स। अगर ऐसा कुछ अपैरेटस है जिसमें यहां से कुछ पर्टिकुलर हाइट h से कुछ फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, तो वो जो बाहर की तरफ आने की वेलोसिटी होगी फ्लूइड की, वो हमारी गिवन होगी √2gh से। किससे गिवन होगी? √2gh। अगेन न्यूमेरिकल डायरेक्ट आ सकता है, डायरेक्ट, तब आप लोगों को समझता नहीं है, फिर आप पूरा काइनेमेटिक्स अप्लाई करते हो, बट सिंपल फॉर्मूला है। वेंचुरी ट्यूब एक पर्टिकुलर ट्यूब है जो बीच में होते होते नैरो हो जाता है। यहां पर भी इसमें ओपनिंग्स रहती है, फ्लूइड के बाहर आने की आगे भी ओपनिंग्स रहती है, और फ्लूइड यहां से भी बाहर आती है। तो समझो यहां पर इस पॉइंट तक बाहर आई और यहां पर समझो इस पॉइंट तक बाहर आई, तो जो इनके हाइट का डिफरेंस है वो है हमारा h। इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो है v1, बाहर आने की जो वेलोसिटी है वो है v2। सो जैसा यहां पर आपने लिखा था 2gh, ठीक है, तो अभी आप कर दो v² = 2gh, और यहां पर आप कर दो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर = 2gh। देखो आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगी। तो वेंचुरी ट्यूब ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा अगर आपको एफ्लक्स का स्पीड पता है। ओके, बढ़ते हैं और आगे। अरे ये तो सब खत्म ही हो गया। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फॉर्मूलाज में ज्यादा कुछ नहीं है। वेंचुरी ट्यूब इज एन एप्लीकेशन। सिंपली कहां से आया? एफ्लक्स से।
एफ्लक्स की फॉर्मूला काफी आसान है, आप याद कर सकते हैं। बर्नौलीज थ्योरम की बात करें तो काफी लेंदी है वो, बहुत ज्यादा, तो आपको बस एनर्जी के टर्म्स में याद रखना है कि राइट हैंड साइड इंडिकेट्स एनर्जी, लेफ्ट हैंड साइड इंडिकेट्स वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। अब वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर से कैसे रिलेट हुआ वो पूरा प्योर थियरी में है, तो आप उसके लिए सेपरेट वीडियो रहेगी। वॉल्यूम फ्लक्स मास फ्लक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज AV इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट। टर्मिनल वेलोसिटी में आप V याद रखें, अगेन ये पूरा डेरिवेशन का पार्ट है, ओके। एंड स्टोक्स लॉ इज सिंपल, एक ऑब्जेक्ट फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट फ्लो हो रहा है किसी लिक्विड के थ्रू, तो वो कौन सा फोर्स फील करेगा। विस्कोसिटी कहाँ से आया, हर फ्लूइड फ्लो होती है तो उसमें कुछ विस्कस फोर्स होता है, तो यही है वो फोर्स जो प्रोपोर्शनल है एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट के, वहीं से जन्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्यों पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर यूज करना था। रेनॉल्ड्स नंबर इज अ कंपैरिजन मेथड, फॉर एग्जांपल शर्मा जी के लड़का जैसे कि ये इसके इतने नंबर आए तो ये होशियार है, इसके इतने नंबर आए तो ये थोड़ा भटका हुआ है, ओके। अगेन सिंपल फॉर्मूला, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ओके। सरफेस टेंशन की तो बहुत सिंपल है, T इज इक्वल टू दी RH रो जी डिवाइड में 2 cos थीटा, RH H रो जी इज बेसिकली इक्वल टू दी प्रेशर, ओके। सोप बबल में 2 फिल्म होती है, दैट्स वाई 4T/R। एक्सेस प्रेशर ड्रॉप में 2 लेयर नहीं होते हैं, सो 2T/R। एंड ये है पूरा का पूरा एनालिसिस। T3 हमेशा छोटा रहेगा, T3 हमेशा बड़ा रहेगा, ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर T3 हमने छोटा कर दिया, जैसे कि यहाँ पर T3 3 कर दिया, तो cos ऑफ थीटा 1 से ज्यादा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। न्यूमरेटर देख के आप जज कर सकते हो कि माइनस आएगा या प्लस, T2 छोटा तो माइनस माइनस मतलब कॉस यहाँ माइनस, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल, एंड उसी तरीके से एक्यूट एंगल भी आ सकता है। सरफेस टेंशन की 2 फॉर्मूला, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया और फोर्स पर यूनिट लेंथ, ओके। प्रेशर की 2 फॉर्मूला, इसका तो मैंने डेरिवेशन बताया आपको, इसका भी पूरा डेरिवेशन बताया, ओके। ये है जनरल फॉर्मूला, अगर याद कर सको तो ये करो, अदरवाइज वो भी चलेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ द कॉलम। एंड फाइनली हमारी फर्स्ट फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स अपॉन एरिया। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ओके। सो मिलते हैं ऐसी किसी अगले चैप्टर में। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।